पाकिस्तान कुदरती वसाइल की दौलत से मालामाल और नौजवान आबादी की अक्सरियत रखने वाला एक ऐसा मुल्क है जो जुग्राफियाई एतबार से दुनिया की चंद बड़ी मईशतों के संगम पर वाक़ है। इन तमाम एडवांटेजेस के साथ तो इस मुल्क को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए एक मकनातीस होना चाहिए, लेकिन अफसोस अभी तक ऐसा हो नहीं सका। गुज़िश्ता 40 सालों से पाकिस्तान का मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पैदावारी सरमायाकारी के लिए साजगार नहीं है। इसलिए यहाँ अशिया की पैदावार या खिदमात की पेशकश के बजाय क़ियास आराइयों से पैसा कमाया जाता है। महदूद बरामदात, कमजोर पैदावारी सलाहियत और कलील मुद्दती फवायद पर तवज्जो ने बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी या FDI के असरात को रोक दिया है। आइए आज की इस वीडियो में इस सूरत हाल पर एक नजर डालते हैं। गुज़िश्ता 4 सालों में पाकिस्तान में FDI बमुश्किल मुल्की मजमूई कौमी पैदावार या GDP के 0.6% तक पहुंची है। एक तरक्की पजीर मुल्क के लिए ये अदद बहुत कम है। अगर हम ऐसे ही एक मिडिल इनकम कंट्री वियतनाम की मिसाल लें तो इसकी GDP में FDI का हिस्सा 4.4% बनता है। तो आखिर पाकिस्तान में ऐसी कौन सी बात है जो गैर मुल्की सरमायाकारों को इन्वेस्टमेंट करने से रोक रही है? हमने गैर मुल्की कंपनियों को मुनाफा मुल्क से वापस ले जाने की इजाज़त दी है। हमने गैर मुल्कियों को कंपनियों की 100% मल्कियत की भी इजाज़त दी है, और हम उमूमी तौर पर FDIs की नोयत के बारे में काफ़ी लचकदार रहे हैं। कागजी पॉलिसियों की हद तक तो हर दौर में पाकिस्तान ने हमेशा से गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए भरपूर कोशिशें की हैं, लेकिन हकीकत कुछ मुख्तलिफ कहानी बयान करती है। ये एक खोखली बिजनेस टैक्स पॉलिसी है, और अगर आप पाकिस्तान में एक आम मल्टीनेशनल कंपनी को देखें तो इसे अपनी आमदनी का 50 से 60% टैक्स अदा करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ एक और अहम फैक्टर है जो पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा ही बड़ी रुकावट रहा है, यानी मुल्क के अहम तरीन कारोबारी मामलात के हवाले से किससे बात की जाए, सिविलियन हुक्मरानों से या फिर मुल्क के बाअसर फौजी हुकाम से। अक्सर माहिरीन का कहना है कि मुल्क की फौज की मुख्तलिफ कारोबारी शोबों में बड़े पैमाने पर मदाखलत की वजह से सरमायाकारों का एतमाद धुंधलाना शुरू हो जाता है। एक पूरी फौजी तजारती सल्तनत है। वो मईशत के तकरीबन हर शोबे में है। वो सनत, इंश्योरेंस, बैंकिंग में है, यहाँ तक कि उनके पास लॉन्ड्रियाँ भी हैं। मईशत के हर शोबे में फौज का असर है, और चूंकि वो मराआत याफ्ता सलूक के हामिल हैं, इसलिए निजी शोबे को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरा नुक्ता यह है कि कुछ शोबों में मुसाबिकत इतनी मजबूत नहीं है जो कि सरमायाकारों को काम करने की इजाजत दे। इसके अलावा मुल्क में हुनरमंद टैलेंट की भी कमी है। हालांकि पाकिस्तान 23 साल की औसत उम्र वाली नौजवान आबादी पर मुश्तमिल मुल्क है। पाकिस्तान में हुनरमंद अफरादी कुव्वत तलाश करना आसान नहीं है, क्योंकि हम अपनी हुनरमंद अफरादी कुव्वत को यूरोप, अमेरिका, खलीजी ममालिक के हाथों गंवा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक और ऐसा चैलेंज है जिसका पाकिस्तान में सरमायाकारों को सामना है। ऐसे मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा कुछ हद तक गैर मुल्की सरमायाकारी अपनी तरफ राग़िब करता है, क्योंकि इस जनूब एशियाई मुल्क का जोग्राफियाई सियासी मकाम इसे खास तौर पर पड़ोसी ममालिक के लिए पुरकशिश बनाता है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क होने के नाते एक ऐसे खित्ते में मौजूद है जो तरक्की के लिहाज से सबसे बड़ी मईशतों के बराबर में वाक़ है। चुनाचे हम चीन और भारत के साथ साथ वस्ती एशिया के भी पड़ोस में हैं। गुज़िश्ता 5 सालों में चीन ने पाकिस्तान में 2.88 बिलियन यूरो की सरमायाकारी की है, जिससे वो मुल्क का सबसे बड़ा गैर मुल्की सरमायाकार बन गया है। जबकि बरतानिया, अमेरिका और मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी पाकिस्तान में नुमाया सरमायाकारी कर रखी है। अब सवाल यह है कि चीन की भारी सरमायाकारी अब तक पाकिस्तान के लिए कितनी मुफीद साबित हो सकी है।
چینی سرمایہ کاری نے حقیقی معنوں میں پاکستانی معیشت میں کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے۔ ہاں، ہمارے پاس بہت زیادہ سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ سرمایہ کاری سے کہیں زیادہ چینی قرضے اور رول اوور ہیں جو معیشت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ مثال کے طور پر گوادر پورٹ کو لے لیں۔ ہم نے گوادر پورٹ چین کو 40 سال کے لیے لیز پر دی اور معلوم ہوا کہ گوادر پورٹ کی آمدنی پر چین اور پاکستان کے درمیان ریونیو شیئرنگ فارمولے کے تحت پاکستان کا حصہ 9% اور چین کا 91% تھا۔ was 9% for Pakistan and 91% for China. پاکستان میں چین کی سرمایہ کاری صرف گوادر پورٹ تک محدود نہیں بلکہ ملک بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں مختلف انفراسٹرکچر کے منصوبے شامل ہیں جن میں پاور پلانٹس بھی موجود ہیں۔ گزشتہ 5 سالوں میں توانائی کا شعبہ غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کا بنیادی وصول کنندہ رہا ہے۔ اس نے تقریباً 3.5 بلین یورو کی سرمایہ کاری اپنی طرف راغب کی ہے۔ اس کے بعد 1.3 بلین یورو کے ساتھ مالیاتی شعبہ، 1 بلین یورو کے ساتھ تیل اور گیس کی تلاش اور پھر مواصلات اور تجارت کے شعبوں کا نمبر آتا ہے۔ جہاں چینی سرمایہ کاری نے پاکستان کے بنیادی ڈھانچے کو تقویت دی ہے، وہیں ان منصوبوں کے معاشی فوائد اور پائیداری مسلسل بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ اگر اگلے 2-3 سالوں میں اس صورتحال میں تبدیلی آنا شروع نہ ہوئی تو شاید ہم کبھی نہیں بدلیں گے۔ پاکستان اپنی وسیع معدنی دولت، سونے، لیتھیم اور تانبے سمیت دیگر نایاب زمینی عناصر سے فائدہ اٹھانے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہے۔ یہ ملکی معیشت کو فروغ دینے کا ایک بڑا موقع ہے۔ جب دنیا عصر نو ترتیب یعنی ری سیٹ کے مرحلے میں ہے تو یہ مرحلہ ایک طرف واضح موقع فراہم کرتا ہے اور دوسری طرف خطرات بھی رکھتا ہے۔ تو ویورز، اب اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے بڑی صلاحیتوں کا حامل ملک تو ہے، مگر ان سے مستفید ہونے کے لیے جامع اصلاحات اور سیاسی استحکام کی اشد ضرورت ہے۔ ہماری آج کی اس ایکسپلینر ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ پاکستان سمیت عالمی اقتصادی امور کو نئے اور دلچسپ زاویوں سے جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہماری پلے لسٹ میں موجود دیگر ویڈیوز ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ اس موضوع کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں اور ایک تعمیری مکالمے کے ساتھ اپنی، ہماری اور دیگر صارفین کی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے مجھے عرفان آفتاب اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔